हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। मतलब फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है? सो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसके पहले जो भी हमने सेशन किया था, उन सेशंस में हमने संदेश पे आधारित प्रश्न किया था, फिर सारांश पे आधारित प्रश्न किया था, क्रक्स ऑफ द पैसेज। ठीक है? आज के सेशन में हम ये करेंगे कि जानकारी के आधार पे, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्ट होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में दिया गया है, सूचनाएं जो भी दी गई है, उन्हीं को हम फैक्ट करेंगे, फैक्ट बोलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान होता है। मतलब इन जो भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो गद्यांश वाले क्वेश्चंस में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में आते हैं, उन सभी टाइप के जो भी क्वेश्चन है, उनसे ये काफी आसान होता है। ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, वो डायरेक्टली पैसेज से होते हैं। कभी-कभी तो अक्षरशः होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, जैसे लैंग्वेज पैराफ्रेजिंग करके दिया गया होता है। ठीक है? लेकिन अर्थ वही है। ठीक है? शब्द अलग होते हैं, स्टेटमेंट अलग होता है, लेकिन उससे मीनिंग वही निकलता है जो पैसेज में दिया गया होता है। ठीक है? तो कभी डायरेक्टली होता है, कभी पैसेज, सेंटेंस, वर्ड बदल के दिया गया होता है, लेकिन जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो पैसेज से डायरेक्टली आपको मिलता है। आपको पैसेज वाले, मतलब जानकारी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? कोई अज्यूम करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है? इनडायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये डायरेक्टली क्या होता है, पैसेज में दिया गया होता है। ठीक है? तो आज के सेशन में हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि गद्यांश पे, मतलब जानकारी के आधार पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कितने आए हुए हैं। तो आप देखो कि इस तरह से यही ट्रेंड रहा है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है? तो 21 में 6 क्वेश्चन, 22 में सडन से 17 क्वेश्चन था, फिर 4, 3 एंड 1 क्वेश्चन। ठीक है? चलिए हम देखते हैं कि, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 25 में 1 ही क्वेश्चन था, तो कोई जरूरी नहीं है कि 26 में भी 1 क्वेश्चन आएगा, या नहीं भी आ सकता है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आएगा ही आएगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि नहीं भी आएगा। इसलिए बेहतर क्या है, हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा। मतलब ये है कि हमें जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, उन सभी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने की टेक्निक हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है? और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर पूरी तरह से पैसेज में दी गई होती है, पूरी तरह से पैसेज में दी गई जानकारी के आधार पे होती है। हमें कुछ भी अलग से सोचने या अज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? जो लिखा हुआ है वही उत्तर होगा, डायरेक्टली आपको पैसेज से वो चीजें मिल जाती हैं। ठीक है? इसमें सी सेट का क्या महत्व है, वो ये जानना, सी सेट में फिर इतना आसान क्वेश्चन देने का पर्पज क्या है, तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? स्टूडेंट को तथ्यात्मक समझ को टेस्ट करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है। और ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी। मतलब क्वेश्चन तो आसान होता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे सेट किया जाता है कि काफी जटिल हो जाए। ठीक है? जटिलता से कैसे निजात पाना है, वो हम ट्रिक में आगे सीखेंगे। ठीक है? और ये जो है, इस टाइप के इंफॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी ट्रिक क्या है, उनको हम 100% एक्यूरेसी के साथ उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन पैसेज को आप करने की कोशिश कीजिए जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है? फैक्ट के आधारित पे है। ठीक है? क्योंकि वो करना बहुत ही आसान होता है। चलिए, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, पैसेज में स्पष्ट रूप से दिया गया होता है, कभी कभी लाइन टू लाइन, कभी आइडिया टू आइडिया। ठीक है? और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, अलग से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, इस तरह में जैसे लेखक क्या कहना चाहता है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है? पैसेज के अनुसार क्या कहा गया है, पैसेज में क्या कहा गया है, वो सही होता है। ठीक है? भाषा बदल के, जैसे लैंग्वेज चेंज करके, पैराफ्रेजिंग करके, ठीक है, पूछा जाता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, वही होता है जो पैसेज में कोई बात कही गई होती है। ठीक है? मतलब शब्द अलग होते हैं, लेकिन अर्थ क्या होगा, वही होगा। ठीक है? चलिए, जैसे मैं बोलूं कि आप कितने भाई बहन हैं, आप कितने भाई बहन हैं, ये एक चीज हो गया। और दूसरा मैं बोलूं कि आपके पापा के कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो बात तो वही है, अर्थ तो वही है। तो इस तरह से
होता है। अब किस प्रश्न की भाषा कैसे होती है? पैसेज के अनुसार, मतलब पैसेज के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब पैसेज के अनुसार, पैसेज में किस चीज का उल्लेख किया गया है, ठीक है, या लेखक के अनुसार, पैसेज के अनुसार, लेखक के अनुसार, पैसेज में किस चीज का उल्लेख किया गया है, ठीक है, इस तरह के वर्डिंग से प्रश्न आता है, ठीक है। नाउ इस चीज को हम एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं कि लोकतंत्र केवल, आप देखो फर्स्ट पैसेज, छोटे से पैसेज हैं, हालांकि इतने आसान पैसेज एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, लेकिन नाउ इट इज कभी कभी क्या करता है, छोटे छोटे पैसेज, दो दो लाइन का पैसेज देखिए और उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ठीक है, हम इसको समझते हैं, छोटे छोटे पैसेज इसलिए कर रहे हैं ताकि इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना। नाउ लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, यह नागरिकों की निरंतर भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करता है, ठीक है। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र क्या डिमांड करता है कि लोगों की निरंतर भागीदारी बनी रहे, जवाबदेही बनी रहे और पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। जब नागरिक निष्क्रिय हो जाते हैं तब लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या होती है, कमजोर होने लगती है, ठीक है। नाउ पैसेज के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती किस पर निर्भर करती है? आप खुद बताओ, लोकतंत्र की मजबूती किस पे निर्भर करती है? ट्रांसपेरेंसी पे निर्भर करती है, लोगों की भागीदारिता पे निर्भर करती है और जवाबदेही पे निर्भर करती है, ठीक है। नाउ केवल नियमित चुनाव पर, ठीक है, क्या यह पैसे से है केवल नियमित चुनाव से? नो, ठीक है। नागरिकों के निरंतर भागीदारी पे, ठीक है, मजबूत सरकार पे नहीं, आर्थिक विकास पे नहीं, तो क्या आपके पास बचा? नागरिकों की निरंतर भागीदारी पे, ठीक है। हालांकि और भी शब्द है भागीदारी के अलावा, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, वो सब भी जरूरी है, लेकिन हमें क्या करना है, आउट ऑफ गिवन पैसेज ही हमें सेलेक्ट करना है, इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो अलग से का हो, काफी भिन्न हो और पैसे से डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है बी, सो बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नाउ आप देखो अगला पैसेज, इसमें क्या कहा गया है, आधुनिक समाज में तकनीकी ने मानव जीवन को कई प्रकार से आसान बना दिया है, तो तकनीकी की वजह से मानव जीवन क्या हो गया है, आसान हो गया है, ठीक है। संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने अभूतपूर्व सुधार किए हैं, ठीक है। नाउ हालांकि जबकि तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता ने नई चुनौतियां भी उत्पन्न कर दी है। आप देखो, जैसे आप देखो ना, यूएसए क्या करता है, अपने मनमानी करता है, दूसरे कंट्रीज पे क्या लगा दे रहा है, टैरिफ लगा दे रहा है, क्यों लगा रहा है? आप जिससे वो चाहता है कि आप उससे ट्रेड करें, आप उसी से ट्रेड कर पा रहे हैं, क्यों? इसका एक रीजन है, वो क्या है, करेंसी, डॉलर। अगर उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, कब? जब लोग डॉलर को अपनाना बंद कर देंगे, ठीक है। उस डॉलर की वजह से ही सभी देशों को वो अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और अपने हिसाब से प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध उठाता है, अपने हिसाब से डील करता है, केवल डॉलर की वजह से। क्यों? क्योंकि ट्रेड आज के डेट में ट्रेड केवल डॉलर के रूप में ही हो रहा है, उसी करेंसी के रूप में हो रहा है बस, ठीक है। अगर कोई और भी करेंसी आ जाए तो डॉलर को कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा। तो जो भी देश दूसरे देश के जो भी दूसरे देश है, उनको चाहिए कि कोई और अतिरिक्त एक सब्स्टिट्यूट करेंसी लाए जिसमें ट्रेड सुगम हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी जो डोमिनेंसी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से ना तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता ने कई चुनौतियों को भी उत्पन्न किया है। आप देखो, हम लोग गूगल पे करते हैं, गूगल किसका है भाई, अमेरिकन कंपनी का है। हमारे सारा डेटा क्या है, उसके पास है। हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, क्या सोच रहे हैं, एवरीथिंग। आपने देखा होगा कि जैसे आप बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आपने यूट्यूब खोला, ओपन किया, अब पता चला कि वही सेम वीडियो आपके सामने आ गया, कैसे पॉसिबल है? सोचो, ये तकनीकी है ना। हालांकि तकनीकी पर आत्मनिर्भरता कई नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं, जैसे कि निजता का हनन, ठीक है, साइबर अपराध, सामाजिक अलगाव,
ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग विवेकपूर्ण और संतुलित ढंग से किया जाए। ठीक है, नाउ पैसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार किस क्षेत्रों में सुधार किया गया है? पैसेज के अनुसार किस क्षेत्रों में सुधार किया गया है? केवल संचार में, ठीक है, तो ये वर्ड केवल यूज किया गया है ना, इसलिए इसको एक हाशिए पे, एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, इसलिए ये तो कभी सही नहीं हो सकता। आपको मैंने उस सेशन में बताया था कि जिस सेशन में हम एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा में, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा में, केवल शिक्षा में, ठीक है, उद्योग और कृषि में, भाई इसकी तो चर्चा ही नहीं किया गया है, उद्योग और कृषि के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्लियर? नाउ सेम पैसेज पे, सेम इसी पैसेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पैसेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसेज में तकनीक का किस प्रकार का समस्या का उल्लेख किया गया है? भाई तकनीकी से क्या नुकसान हो रहा है? तो बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, निजता का हनन हो रहा है। देखो डायरेक्टली इस पैसेज से है, निजता का हनन हो रहा है, प्राइवेसी खतरे में आ गई है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैसेज के अनुसार सही है? पैसेज के अनुसार मतलब वो इंफॉर्मेशन पैसेज में डायरेक्टली दिया गया होगा। तो आप देखो, तकनीक ने केवल सकारात्मक प्रभाव डाले हैं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो भाई नकारात्मक प्रभाव तो डाले हैं ना तकनीकी ने, इसलिए ये आपका नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ तकनीकी ने सामाजिक अलगाव की समस्या को जन्म दिया है, तो ये थोड़ा सा अलाइन है। ठीक है, तकनीकी ने पारंपरिक समाज को समाप्त कर दिया है, भाई इसकी तो बात ही नहीं हुआ है, आउट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज है, पैसेज के बाहर की बात है। ठीक है, तकनीक का संतुलित उपयोग संभव नहीं है। देखो संतुलित उपयोग संभव है, ठीक है, सो संभव नहीं है। अगेन ये आपको एक्सट्रीम मतलब आपको एक्सट्रीम जोन में लेके जा रहा है, आपको एक हाशिए पे लेके जा रहा है, एक किनारे पे लेके जा रहा है। ये बैलेंस मतलब एक संतुलित वाक्य नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए ये नहीं आपका हो सकता है। तो देखो आपके पास क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, सो बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो नाउ आप देख सकते हो कि कितना आसान है पैसेज वाले क्वेश्चन को करना। ठीक है, लेकिन ये तभी सही होगा, ऐसा नहीं है कि आप पैसेज वाले क्वेश्चन को पढ़ो नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सीधे एग्जाम में जाके ही पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उनके अनुसार तो क्वेश्चन करके आ जाते हैं, लेकिन सभी के सभी आंसर या मोस्ट ऑफ द आंसर क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, तो फिर खतरा बढ़ जाता है कि वो उसी से पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको इस सब चीजों से बचना है। ठीक है, आपको आता है, आप प्रोफिशिएंट है, एफिशिएंट है पैसेज वाले क्वेश्चन को लेके, लेकिन इसके बावजूद भी एक्यूरेसी तभी आप मेंटेन कर पाएंगे एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब होमवर्क जरूरी है, कहने का मतलब है आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे पैसेज वाले क्वेश्चन को, ठीक है, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को जितना अपना आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज है कि आधुनिक लोकतंत्र में संस्थागत ढांचे केवल संवैधानिक प्रावधानों से संचालित नहीं होते, बल्कि नागरिकों के नैतिक चेतना, सामाजिक विश्वास और सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता से भी प्रभावित होता है। ठीक है, जब लोकतंत्र केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं तक सीमित रह जाता है और नागरिक सहभागिता आलोचनात्मक विमर्श के बजाय भावनात्मक ध्रुवीकरण पर आधारित हो जाती है, तब संस्थाएं वैधानिक होते हुए भी प्रभावी रूप से खोखली हो सकती हैं। ठीक है, लोग जैसे आप चुनाव होता है, आप वोट डालने जाते हो, तो कभी आपने ये विचार किया कि नहीं हम योग्य व्यक्ति को ही हम वोट दें? आप क्या करते हो? चचेरा मैं मेरा फुफेरा, ठीक है, भावनाओं में बह के आप वोट दे देते हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, बिना ये विचार किए कि अगर इस व्यक्ति से ये व्यक्ति किस तरह से हमारी मदद करेगा, किस तरह की सामाजिक समस्याओं को दूर करेगा। ठीक है, बिना ये विचार किए आप क्या करते हैं? जाके वोटिंग दे आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे व्यक्ति को जागरूक थोड़ी नहीं बोलते हैं, तो मृत बोलते हैं। वो जीवित है बट विचारों के रेस्पेक्ट में क्या हुआ है? मृत है। उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई सोच नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है। ठीक है, हो सकती है खोखले हो सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक स्थायित्व के लिए
लोकतांत्रिक स्थायित्व के लिए विधिक संरचनाओं के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और विवेकपूर्ण सामाजिक संवाद अनिवार्य है। ठीक है, पैसेज के अनुसार देखो क्या बोल रहा है भाई, पैसेज के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएं किन कारकों से प्रभावित होती है। पैसेज के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएं किस कारकों से प्रभावित होती है। प्रभावित, अब प्रभावित में क्या क्या, केवल सकारात्मक चीजें ही नहीं, नकारात्मक चीजें भी आ सकती हैं। तो आप देखो केवल संवैधानिक प्रावधानों से, तो केवल वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये सही आपका नहीं होगा। इसमें केवल नागरिकों की भागीदारी से, केवल, ठीक है, अगेन आपको क्या कर रहा है, अति सर्वत्र वर्जित, आपको ये एक हाशिए पे लेके जा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के साथ नागरिक नैतिकता और सामाजिक विश्वास से, अब देखो, बल्कि नागरिकों की नैतिक चेतना और सामाजिक विश्वास और सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, केवल चुनावी प्रक्रिया से, आप देखो केवल को हटा दो, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बच जाता है, सी। तो सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप देखो ना उसी पैसेज पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, पैसेज में प्रतिक्रियात्मक औपचारिकताएं किस ओर संकेत करती हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्णता के लिए लोकतंत्र के केवल तकनीकी और औपचारिक पहलू, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, पैसेज में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं किस ओर संकेत करती हैं। तो आप देखो इसमें जबकि लोकतंत्र केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं तक सीमित रह जाता है और ये नागरिक सहभागिता आलोचनात्मक विमर्श के बजाय भावनात्मक ध्रुवीकरण में हो जाती है, तब संस्थाएं वैधानिक होते हुए भी प्रभावी रूप से खोखले हो जाती हैं। इसलिए लोकतंत्र स्थायित्व के लिए विधिक संरचनाओं के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, विधिक। अब इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्णता ये तो नहीं होगा। लोकतंत्र के केवल तकनीकी और केवल पहलू, ये देखो ये, इसलिए आप हटा सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक सक्रियता, भाई न्यायिक सक्रियता के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुआ है, इसलिए आपके पास क्या बच रहा है, संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ अब देखो पैसेज के अनुसार संस्थाएं वैधानिक होते हुए भी खोखली कब हो जाती हैं, जब संवैधानिक प्रावधान समाप्त हो जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक, जब नागरिक भागीदारी पूर्णतः समाप्त हो जाए, जब सहभागिता आलोचनात्मक विमर्श के बजाय भावनात्मक धुरी पर आधारित हो। तो क्या है आपका ऑप्शन सी है, जब सरकार अप्रिय हो जाए। तो आप देखो आपके पास क्या आंसर हुआ, ऑप्शन सी। ये डायरेक्टली पैसेज में क्या हुआ है, मेंशन है। ठीक है, नाउ आप देखो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और इसे आंसर देने की कोशिश करो खुद से। देखो भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ अब कभी कभार होने वाली समस्या नहीं रही। शहरी बाढ़, ठीक है, अर्बन फ्लड, शहरी बाढ़ अब कभी कभार होने वाली समस्या नहीं रही, बल्कि यह लंबे समय से अपनाई गई विकास की नीतियों का नतीजा बन गई है। ठीक है, विकास की नीतियों का नतीजा बन गई है। सड़कों, इमारतों और पक्की सतहों के बढ़ने से जमीन में पानी का रिसाव कम हो गया है। ठीक है, साथ ही शहरी झीलों, आर्द्र भूमियों और बाढ़ के क्षेत्रों की अनदेखी या उन्हें निर्माण कार्यों में बदल देने की प्राकृतिक जल नियंत्रण व्यवस्था बिगड़ गई है। ठीक है, हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यह देखा गया है कि समान वर्षा वाले शहरों में बाढ़ का असर अलग अलग होता है। समान वर्षा वाले शहरों में बाढ़ का असर अलग अलग होता है। यह अंतर शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और रख रखाव की क्षमता पर आधारित है। आपने देखा था कि 2 साल पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में, ठीक है, थोड़ा सा बारिश हुआ और रोड पे क्या हो गया, घुटने भर जल जमा हो गया, और जो बेसमेंट है जिसमें लाइब्रेरियां थी, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है, उसमें पानी भरना शुरू हो गया बहुत तेजी से।
ठीक है, और कुछ बच्चे मर भी गए, उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। सो कौन जिम्मेदार है? क्या कोचिंग संस्थाएं जिम्मेदार है? क्या बेसमेंट में कोई धंधा करना ये गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। और उस चक्कर में बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई। बहुत कोचिंग संस्थाओं के मालिकों को क्या किया गया? उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, प्रशासनिक कार्रवाई। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? दिल्ली की नगर पालिका जिम्मेदार है, या जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वो जिम्मेदार है, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो जिम्मेदार है? देखो, टेक्निकली देखो तो जो प्लानिंग किए हुए हैं, जो जल निकासी की व्यवस्था है, ठीक है, वो जिम्मेदार है। लेकिन थोप किस पे दिया गया? कोचिंग पे। ठीक है, क्षमता पे रख रखाव की सारे नियोजन, यह अंतर सारी नियोजन जल निकासी व्यवस्था और रख रखाव की क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए केवल जलवायु अनुकूलन पर ध्यान देने वाली बाढ़ नियंत्रण नीतियां बिना भूमि उपयोग नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह समझाता है कि गद्यांश में शहरी बाढ़ को संरचनात्मक परिणाम क्यों कहा गया? संरचनात्मक परिणाम क्यों कहा गया शहरी बाढ़ को? ठीक है ना, यह केवल अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के दौरान ही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल शब्द जुड़ने की वजह से ये क्या हो गया? अति हो गया, एक्सट्रीम हो गया। बहुत ही अतिशयोक्ति से भरा हुआ ये स्टेटमेंट है, वाक्य है। यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण होती है। मुख्य रूप से देखो, मेनली यह आपको एक हाशिए पे ले जा रहा है। यह दीर्घकालिक विकास और योजना संबंधी निर्णयों का परिणाम है। यह शहरी विकास का एक अपरिहार्य परिणाम है। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब तो यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण होती है। देखो, मेनली शब्द यूज हुआ है ना, मुख्य रूप से, मेनली, ये आपको एक हाशिए पे लेके जा रहा है, एक किनारे पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो किनारे पे नहीं जाना है, आपको मध्य में रहना है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो आपके पास क्या है? यह दीर्घकालिक विकास और योजनाओं से संबंधित निर्णयों पर क्या है? का परिणाम है शहरी बाढ़। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखी गई है, बल्कि यह लंबे समय से अपनाई गई विकास नीतियों का नतीजा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। तो क्वेश्चन में क्या किया गया है? मतलब अनुच्छेद, मतलब इसी क्वेश्चन, इसी पैसेज पे ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद से यह संकेत मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण मुख्यतः किन कारणों से प्रभावी कम हो रहा है? तो वर्षा का गिरावट से, वर्षा स्तर में गिरावट से नहीं। इसमें दिया गया हुआ है जो हम विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ठीक है, जो जल निकासी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है अनप्लान तरीके से, उसके वजह से क्या हो रहा है? पक्की, मान लो ये भूमि है, बारिश हो रहा है, अगर ये कच्ची होती, ठीक है, तो जमीन जो है, जो जल है वो नीचे जमीन के अंदर चला जाता, सोख लेता। अब वो सोख नहीं पाता है क्योंकि पक्की बन गई है और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है। ठीक है, तो वार्षिक स्तर बढ़ने से नहीं, भूजल के दोहन में वृद्धि से नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अभेद्य पानी न सूखने वाली शहरी सतहों के प्रसार से, तो ये क्या है? आपका सही आंसर है। क्लियर है? नाउ सेम क्वेश्चन पे, सेम पैसेज पे ये भी क्वेश्चन है, समान वर्षा पैटर्न वाले शहरों की तुलना से निम्नलिखित में से क्या तार्किक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है? ठीक है, समान वर्षा पैटर्न वाले शहरों की आपस में तुलना की गई है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सभी शहरों को समान रूप से प्रभावित करता है। बाढ़ की तीव्रता एकमात्र निर्धारित वर्षा की तीव्रता है, बाढ़ की तीव्रता एकमात्र। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड को हमें क्या करना है? शब्द को हमें शब्द से सतर्क रहना है, और इस तरह का आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन सभी शहरों को समान रूप से प्रभावित करता है? नहीं, सभी शहरों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है। भाई, जहां पे व्यवस्था है, ठीक है, जहां पे विकास जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किया गया है, वहां पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और जहां पे विकास जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, वहां पे अधिक प्रभाव होगा। ठीक है, इसलिए ये भी आपको क्या है? गलत है। बाढ़ के परिमाणों में शहरी शासन का निर्णायक भूमिका होती है।
ठीक है, शहरी शासन मतलब आप किस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है, वो प्लान वे में हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे डिपेंड करता है जलवायु परिवर्तन का उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, इसमें सांस लेना मुश्किल है। ठीक है, बाढ़ के जल का निकासी और संरचना से कोई संबंध नहीं है संबंध है। तो आपके पास क्या बचा, एक ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। और डायरेक्टली पैसेज में आप देख सकते हैं बाढ़ के परिणामों में शहरी शासन का निर्णायक भूमिका है। ठीक है, नाउ